एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर जिसका नेम है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो था हमारा, इससे पहले वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं। अब इसका जो एप्लीकेशन वाला जो है उसके लिए हमको एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। तो यही हमारा चैप्टर है जिसमें हमको एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में टोटल हमें 4 टॉपिक्स दिए हुए। पहला जो टॉपिक है जिसमें हमारा है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर के अंदर देखेंगे। फिर एप्लीकेशन मेडिसिन में देखेंगे। फिर थर्ड हम समझेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है। और फोर्थ हम देखेंगे एथिकल इश्यूज क्या होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन जो होती है बायोटेक्नोलॉजी की मेनी फील्ड्स के अंदर हमको देखने को मिलती है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन में, बायो रेमिडिशंस के अंदर, थेरेपीज के अंदर, डायग्नोसिस्ट के अंदर, और हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में, प्रोसेस ऑफ फूड के अंदर, और वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर हमको इन सब जगह पे हमको इनके जो यूज़ देखने को मिलते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करें रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारे रिसर्च एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी, उनका जो उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है कि सबसे पहला कि वो प्रोवाइड कराए बेस्ट कैटलिस्ट, माइक्रोब और प्योर इंजाइम जो है वो हमारे को प्रोवाइड कराए। सेकेंड है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन जो है वहाँ पे क्रिएट किए जाए। और सेकंड जो है थर्ड होती है हमारी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वहाँ पर की जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। हम देखेंगे तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में हमको मेनली करना क्या है, हमें करना है हमारा फूड प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है। ठीक है, हमें हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो हम किस तरीके से हमारा फूड प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करेंगे। सबसे पहला जो मेथड हमारे पास जो है अवेलेबल है वो है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा जिसके अंदर नेचर फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा मेन्योर, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। सेकेंड होता है हमारा एग्रो बेस्ड केमिकल होता है, जिसके अंदर हमारा एग्रो केमिकल बेस्ड होता है, जिसके अंदर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एग्रोकेमिकल बेस्ड जो हमारी टेक्निक निकली थी तब हमारा एक ग्रीन रिवोल्यूशन भी हुआ था, जो कि हमारा नॉर्मन अर्नेस्ट जो थे और हमारे MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने जो है किया था। उस ग्रीन रिवोल्यूशन में हुआ ये था कि जो ग्रेट इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ए हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की वजह से क्या होता है, ग्रेट इंक्रीज हमको देखने को मिल जाता फूड प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन और क्या हुआ था कि सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड, है ना, फूड जो है हम सक्सेसफुल तो हो गए थे ट्रिपलिंग करने में, लेकिन क्या हुआ था, बट येट इट नॉट इनफ टू फीड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ये फिर भी इनफ नहीं था। ठीक है, तो ये एग्रोकेमिकल जो हमारी बेस्ड टेक्निक थी इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। पहले थी कि सबसे पहले ये बहुत ही एक्सपेंसिव थी, और क्या था इससे जो वेरियस हमको क्या देखने को मिलता, पॉल्यूशन देखने को हमको इसमें मिल रहा था। ओके, थर्ड हम बात करें टेक्निक की, वो है हमारी जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, वही जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं कौन सी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन होता है डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स। डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स का हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन किया जाता है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें ऐड की जाती है, मिनिमाइज़ किया जाता है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र को, यानी कि जितना कम हो सके उतना हम फर्टिलाइज़र को कम यूज़ कर सके, ताकि क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है हमारा इफेक्ट ना हो। ओके, अब ये जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको जो हम बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, दो तरीके से बना सकते हैं। पहला होता है हमारा जीन एडिशन, यानी कि जीन का एडिशन करके, या हो सकता है हमारा जीन सब्ट्रैक्शन करके। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है मेनली क्या है, हम उसको क्या करेंगे, जेनेटिकली हम उसको क्या कर देंगे, उस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, उन क्रॉप्स को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, या उस ऑर्गेनिज्म को हम मॉडिफाई कर देंगे, ताकि क्या होगा कि हमें किसी भी एडिशनल जो बाहर से किसी तरीके के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ ना करना पड़े, वो अपने आप में ही कैपेबल हो किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारा है पहला जीन एडिशन, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक कॉटन जो है, कॉटन बॉल का जो हमारा प्लांट होता है, जिस जो कि इफेक्ट होता है किससे, हमारा इंसेक्ट से, जो कि इंसेक्ट उसको आके क्या कर देते, खराब कर देते। ओके, तो जब इनके बारे में इन्होंने देखा कि ये जो इंसेक्ट होता है इसका फूड है, क्या है, एक तो फूड है इसका कॉटन, और सेकंड इसका फूड होता है बैक्टीरिया। अब कॉटन तो क्या कर सकता है अपने डिफेंस में, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, इस इंसेक्ट से बचने के लिए डिफेंस में क्या निकलता है, एंडोटॉक्सिन जो है रिलीज करता है, जिसको हम क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। तो यहीं से हमको इसका इलाज भी हमको मिल गया। ठीक है, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है मर जाता है इस बैक्टीरिया को खाने के बाद। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसी एंडोटॉक्सिन, ये जो क्राई प्रोटीन था, इस क्राई जीन को क्या कर दिया गया, जेनेटिकली जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया किस
में फैक्टर जिसमें यूज़ किया था टीआई प्लाज्मिड का, और बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स के यूज़ करते हुए इन्होंने क्या कर दिया, इस प्लांट के अंदर इस जीन को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र कैसे किया था, इसका प्रोसेस पढ़ने के लिए आपको इससे पहला वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस टेक्निक से जो है इसका यूज़ करते हैं और किस तरीके से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, इसको करने से हुआ ये कि जब ये प्लांट में था ये जीन, तब तो ये इनएक्टिव में था, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको खाने के लिए आता है और वो उसको खाता है, तो इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट के गट में क्या होता है, हमारा एल्कलाइन पीएच जो है इसमें प्रेजेंट होता है। उस एल्कलाइन पीएच की वजह से क्या होता है, जैसे वो इसको खाएगा, वो क्या हो जाएगा, जो क्राई जीन जो था इनएक्टिव फॉर्म में था, वो अब क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, हमारे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको मिला था कहाँ से, बैक्टीरिया से हमको ये जो हमको मिला, जिसमें एंडोटॉक्सिन, उसी को हमने क्या किया, जेनेटिकली जो है प्लांट को मॉडिफाई कर दिया। ओके, जिसमें हमने बहुत सारे जो है कॉटन ही नहीं, हमने जैसे हमने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, इस तरीके से हमने बहुत सारे प्लांट्स में हमने इसका यूज़ किया। ओके, अब ये जो क्राइजीन होता है ये इफेक्ट करता है किन किन को, हमारे जिसमें हमारे टोबैको बर्ड वॉर्म जो होते हैं, ठीक है, बीटल्स जिससे हम इफेक्ट होते हैं, हमारे फाइल्स एंड जो हमारे मॉस्किटोज, इन सबको जो है ये मारता है। ओके, अब हमको याद रखना है कि क्राई 1 AC और क्राई 2 जो AB है जो कि कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को, और क्राई 1 AB जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारा कॉर्न बॉल को। इससे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड मेथड हमारा है जीन सब्सट्रैक्शन का। जीन जो एडिशन वाला मेथड था जिसमें हमने जीन ऐड करना था, लेकिन जो जीन सब्सट्रैक्शन वाला होता है उसमें हमको जीन को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं रिमूव कर दो डिफेक्टिव जीन को, या फिर क्या कर सकते हैं, उसको डीएक्टिव कर दो, या तो उसको पूरा का पूरा जो है रिमूव कर दिया जाए, या फिर उसको एकदम उसका स्विच ऑफ करके उसको रख दिया जाए। जिसमें हमारा होता है आरएनए इंटरफेरेंस होता है, यानी कि जो कि हमको यूकेरियोट्स में देखने को मिलता है। यानी आरएनए जो होता है हमारा किस तरीके से रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारा डीएनए होता है। कोई भी कैरेक्टर जो हमारे को शो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, आरएनए है, आरएनए डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से हमारा प्रोटीन, और प्रोटीन से कोई पर्टिकुलर जो भी हमको कैरेक्टर है वो हमको देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, उस कैरेक्टर हम चाहते ये कैरेक्टर हमारे को शो ना हो, तो हम क्या करेंगे, इस आरएनए को क्या कर देंगे, साइलेंस कर देंगे। ठीक है, तो वही टेक्निक जो है इसमें हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा एग्जांपल होता है हमारा प्लांट है टोबैको। टोबैको का प्लांट जिसकी जो जड़ में है हमको क्या नेमेटोड्स हो जाते हैं, गांठें बन जाती है। ठीक है, जिसको हम रूट नॉट डिजीज जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो हमारा प्लांट होगा, उस प्लांट के अंदर जो नेमेटोड स्पेसिफिक जो जीन है जिसके पास सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए है, उनको क्या कर देंगे, उनकी स्लाइसिंग कर दी जाएगी उस आरएनए की, ताकि जो है हमारा आरएनए ही जब हमारा नहीं बनेगा तो आगे प्रोटीन नहीं होगा, और उस तरीके से हमको आगे जो है उसका कैरेक्टर हमको शो नहीं होगा। ओके, फिर हमको एक नोट पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि गोल्डन राइस का, गोल्डन राइस भी हमको इसी टेक्निक से हमको बनाया गया था, जिसके अंदर हमारा बीटी कैरोटीन जो जीन था जो कि हमको डेफ्रोडिल से जो लिया गया था, और एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज़ करते हुए उसको राइस में क्या कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। इससे क्या होता है, उस राइस में जो विटामिन ए जो था हमारा एनरिचमेंट हुआ था, उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो गई थी, और उसका जो कलर था वो हमारा किस तरीके से आ गया था, येलो आ गया था, इसलिए उसको हम नाम दिया था गोल्डन राइस। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ है वो हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है वो देखते हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे ड्रग्स बनने में है ना, हाई क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, और इम्यून कम्पिटेंट होते हैं, और सबसे पहली बात ये सेफ़ होती है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन जो बनाई गई है वो हमारी 30 जो है हमारे पास थेरेपीज जो है हमारे पास प्रेजेंट है, और उनमें से जो 12 प्रेजेंट्स है हमारी इंडियन मार्केट के अंदर हमारे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे कि हमारा हीरोडीन, हीरोडीन जो होता है जो कि नेचुरली क्या होता है, हमारा एंटीकोगुलेंट होता है, जिसको मेडिसिनल लीच भी हम जिसको कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, केमिकली सिंथेसाइज हीरोडीन जो है हम बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम उसको ब्रेसिका नर्पिसिस में डाल देंगे। उससे क्या होगा कि उससे जब सीड जो निकलेंगे, उस सीड में हमको हीरोडीन जो है, उस हीरोडीन वाला जो कैरेक्टर है जो कि नेचुरली क्या है, हमारा एंटीकोगुलेंटेड जो प्रॉपर्टी है वो हमको उस सीड में भी दिख जाएगी। तो हम इस सीड से हीरोडीन जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है जिसकी डेफिशिएंसी से हमको डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमको तो पेनक्रियास से मिलता है, लेकिन हम इसका जो है हमको आर्टिफिशियल इसको बनाना है, जो कि हमारा कैटल और पिग से लिया जाके इसको बनाता है, और इस इंसुलिन को जो ऑरली जो है इसको नहीं लिया जाता है। इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि सर्वल एलर्जीज हमको इसमें देखने को मिलती है।
ओके। फिर ये हमारे को इंसुलिन जो है क्रोमोसोम 11 होता है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में हमको बताया गया। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार इससे स्ट्रक्चर से भी हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर हमें एक नोट पॉइंट याद रखना है, जो कि हमारी इली लिली अमेरिकन कंपनी है एक 1983 के अंदर, जिन्होंने फर्स्ट जो है उन्होंने खुद ने जो है इंसुलिन बनाया गया था ह्यूमन का, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमिलिन, जिसका नाम उन्होंने दिया था। तो ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और ये जो कंपनी का नेम है अमेरिका, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो कि हमारा है फ्लेवर स्लेवर टोमेटो, यानी कि जो हमारे लाल लाल टमाटर होते हैं, उन टमाटर जो है हमारे कैसे हो जाते हैं, राइपनिंग हो जाते हैं, यानी कि जल्दी से वो पक जाते हैं, है ना। उनकी जो शेल है वो हमारी कैसे हो जाती है, खराब हो जाती है, नरम हो जाती है, वो होती है हमारी पॉलीगैलेक्टोनेस की वजह से होती है। तो हमें क्या करना है, इस गैलेक्टोनेस वाले जो जीन है, इसको क्या करना है, हमें खत्म करना है, इसको साइलेंसिंग कर देंगे। किसके यूज़ करके, आरएनए इंटरफेरेंस यूज़ करके, जिसमें हमारा कैल जीन जो हमारा इसमें यूज़ होगा, जो कि क्या कर देगा, उसको हटाने से क्या होगा, हमारी जो टोमेटो की जो है शेल लाइफ बढ़ जाएगी। इसलिए उन टोमेटोज को क्या नाम दिया गया, फ्लेवर सेवर टोमेटो भी नाम दिया गया है। ठीक है, अब उसकी शेल लाइफ अगर बढ़ जाएगी, अगर वो अच्छे अच्छे रहेंगी उनकी शेल, तो उसका उसमें एक फ्लेवर भी आएगा हमको, और सेवर यानी कि हमने उसको वो लंबे टाइम तक रहेगा भी सही। तो इसलिए उसका नाम दिया गया है फ्लेवर सेवर टोमेटो, उसका नाम दिया गया है। ओके। फिर थर्ड हम बात करते हैं जीन थेरेपी की। सबसे पहले हमने देखा कि हीरोडिन देखा, फिर हमने इंसुलिन देखा, एंड थर्ड देखते हैं हमारा जीन थेरेपी, जिसमें हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल जो हमको देखने को मिला था 1990 के अंदर, 4 इयर्स गर्ल के अंदर हमको देखने को मिला था, जिसके अंदर उसको हुआ था एडीए डिफिशियंसी, जिसको हुई थी, जिससे जो बीमारी हुई थी उसको नाम था स्किट, जिसमें जिसको फुल फॉर्म होता है हमारा सर्वर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। इससे भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस किट की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। सबसे पहला है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो की जाए। सेकंड था बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाए, और थर्ड था हमारा जीन थेरेपी की जाए, और फोर्थ हमारा जीन थेरेपी की जाए, लेकिन कब, एट ए एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जो कि सबसे परमानेंट इसका जो इलाज था और सबसे बेस्ट क्योर का था, क्योंकि बाकी सब क्योर के अंदर क्या था कि वो चीज़ें जो इसको बार बार करानी पड़ेगी। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको बार बार जो है अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर टाइम तक ही रहेगी, और वापस उसको वो थेरेपी करानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसका अर्ली ही डिटेक्ट किया जाए उस बीमारी को एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, और उसी स्टेज पे अगर उसका जो है जीन थेरेपी कर दिया जाए, तो उसका जो है परमानेंट क्योर हो जाता है। ओके। फोर्थ हम बात करते हैं हमारा मोलिकुलर डायग्नोसिस के अंदर। मोलिकुलर डायग्नोसिस यानी कि जो हमारा सीरम है और हमारा जो यूरिन एनालाइज है, सबसे पहले इसका जो डिटेक्शन जो था हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो हमने इसका जो डिटेक्शन पॉसिबल करने के लिए क्या किया, इसकी जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेकंड है हमारा पीसीआर करके, और हमारा है एलआईसार, जिसका नाम है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे करके हम इसका अर्ली डिटेक्शन जो है हमारे लिए क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब ये जो एलएस है, जो कि बेस्ड होती है हमारी एंटीजन, जो कि एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर, जो कि हमारी बेस्ड होती है, जो कि डिटेक्ट की जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन है या नहीं है, और हमारे पास उसके अंदर एंटीबॉडीज उसमें सिंथेसिस होना शुरू हुई है या नहीं हुए, उसके बेसिस पे जो है इनको डिटेक्ट किया जाता है। यानी कि क्या होता है, हमारे हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब भी कोई पैथोजन हमारे जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो हमारे प्रेजेंट होता है, तो वो नॉर्मली हमारे को कैसे हमको उसको पता लगता है, उसके बारे में हम उसको जान सकते हैं, जब वो जो बैक्टीरिया या वायरस है वो खुद से ही कोई सिम्टम जो है हमारी बॉडी में जो है प्रोड्यूस करे उस डिजीज़ के रिलेटेड। लेकिन उस वक्त पे क्या होगा, उस वक्त पे तो जो हमारा पैथोजन जो बैक्टीरिया वायरस है वो हमारी जो बॉडी में है जो है ज़्यादा अमाउंट में जो हमारे पास प्रेजेंट होगी। लेकिन जब वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उनकी जो कंसंट्रेशन कम है उन बैक्टीरिया और वायरस की, तब हम उनका कैसे डिटेक्शन करेंगे, तब उनका डिटेक्शन करेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन करके बाय द पीसीआर। जो हम क्या करेंगे, उसका अर्ली डिटेक्शन हम उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो पीसीआर इज नाउ ए रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेंडेड एड्स इन पेशेंट्स के अंदर हम उसका यूज़ हम पहले ही लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो बच्चा जो है हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही हम उसका क्या कर सकते हैं कि हम उसमें जो है हम पता लगा सकते हैं कि उसको फर्दर जो है आगे वाले आने वाले टाइम पे उसको किस तरीके की बीमारी होने वाली है। ठीक है, इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट ए म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड जो है हमारा कैंसर पेशेंट टू, यानी कि हमारे कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी हमारे लिए जो है बहुत ही यूज़फुल होती है। कैंसर पेशेंट में भी हम पता लगा सकते हैं कि इसको इन फ्यूचर जो है कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका अर्ली डिटेक्शन हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जो हमको बाहर से जब
जब हमको डिटेक्शन देखने को मिलता है तब तक उसकी बॉडी में उसकी जो कंसंट्रेशन उस बैक्टीरिया उस वायरस की वो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, ठीक है। तो अगर हम उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे जब वो हमारे कम कंसंट्रेशन में है तो उसका क्योर जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और जो है हमारे परमानेंट एक क्योर हम उसका कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है हमको बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, ठीक है, जो कि हमारे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर हमारा यूज़ होता है। ओके, फिर आ जाता है हमारा जो थर्ड टॉपिक है जिसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए थे जैसे कि रेड रैबिट्स पिग, है ना, शिप, क्राउस, फिश, इन सबको बनाए गए थे। इन सबको बनाने के बेनिफिट्स क्या थे हमारे कि नॉर्मली फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए बनाए गए थे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए बनाए गए थे, वैक्सीन सेफ्टी के लिए जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए थे, और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी हमारे ये बनाए गए थे। यानी कि जो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से काम आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं इनको क्या जाता है कि स्पेशली इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम इसके क्या कर सकें, स्टडी कर सकें कि किस तरीके से जो जीन है हमारे कैसे रेगुलेट होते हैं, किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे नॉर्मल जो हमारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडीज़ को एंड डेवलपमेंट को। तो उन सब की स्टडी करने के लिए ताकि हम उसको अच्छे से पहचान सकें, उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हमने बनाया जाता है। फिर है हमारा जैसे कि हमारा स्टडी ऑफ डिजीज़ में वही हमारा कि हमको उस डिजीज़ की स्टडी कर सके, इसलिए जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो हमने बनाया था। फिर है हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिसके अंदर क्या होता है कि जो मेडिसिन्स होती है वो रिक्वायर्ड होती है हमारे ट्रीट करने के लिए, सर्टन जो ह्यूमन डिजीज़ होती है उनको ट्रीट करने के लिए। तो उनमें क्या होता है हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन बट सच प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, उनको बनाना जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो ये जो ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारे यूजफुल जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड्स ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच ए ह्यूमन प्रोटीन, जो भी हमारे होते हैं उनके लिए। जैसे कि हमारा 1997 के अंदर जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी, जिसने प्रोड्यूस किया था ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क, जिसने जो है प्रोड्यूस किया था, जो कि 2.4 ग्राम था पर लीटर। वो जो मिल्क था उसके अंदर अल्फा लेक्टिब्यूमिन जो था हमारा उसके अंदर प्रेजेंट था, जो कि न्यूट्रिशनली जो क्या था मोर बैलेंस प्रोडक्ट था हमारे ह्यूमन बेबीज़ के लिए देन द नेचुरल काउ मिल्क। यानी कि जो नेचुरली काउ मिल्क है उसके दूध से भी ज़्यादा उसमें क्या थी, पावर थी हमारे लिए, ठीक है। तो जो ह्यूमन बेबीज़ के लिए जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, फिर आती है हमारी जो वैक्सीन सेफ्टी थी जिसके अंदर हमने ट्रांसजेनिक माइस का जिसमें हमने बनाया था, जो कि हमारे लिए टेस्टिंग के लिए हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है ना। सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे यूज्ड ऑन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस पे यूज़ करने से पहले उन ट्रांसजेनिक जो माइस थे हमारे उन पे जो है इनका यूज़ किया गया था। जैसे कि हमारा पोलियो वैक्सीन का यूज़ किया गया था ना, तो इट इज़ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, जो कि हमारे लिए हो। दे कुड रिप्लेस द यूज़ ऑफ ए मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी बैचेस ऑफ द वैक्सीन, यानी कि कुछ वैक्सीन थी जिनका यूजेस हमने क्या किया था, मंकीज़ पे हमने जिनका किया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनका इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा केमिकली सेफ्टी एंड टेस्टिंग, जिसमें हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जिनमें टॉक्सिसिटी जो है उसको देखने के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है हमारा इथिकल इश्यूज़। इथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं? इथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं ना, हम बहुत ही क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। कैसे होते हैं कि अगर हम पे कोई रेगुलेशन नहीं लगाया जाए, कोई नियम ना बनाया जाए, कोई रूल्स ना बनाया जाए, तो हम बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए जो है हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड जो थी उन्होंने सेटअप की जिसका नाम था हमारा GEAC, जो कि हमारी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जो कमेटी होगी जो कि क्या करेगी, मेक करेगी, डिसीजन बनाएगी रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ ए GM रिसर्च जो होती है हमारे, और उनकी सेफ्टी से जो रिलेटेड जो होती है, जो कि हमारे जो पब्लिक सर्विसेज होते हैं ना, GM ऑर्गेनाइज फॉर ए पब्लिक सर्विसेज है, उनकी जो देख रेख होगी वो हमारी ये करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बायोप्रेसी। बायोप्रेसी क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती है कि वो जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है ना वो क्या करती है, इन बायो रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, जो कि हमारी इंडिया में जो हमारी बनी है ना, उस इंडिया में क्योंकि चूंकि हमने क्या कराया है, उसका पैटर्न हमने नहीं करवाया, ठीक है। किसी भी चीज़ का हमको क्या कराना पड़ता है, पैटर्न कराना पड़ता है। तो ये जिस चीज़ों का जो पैटर्न नहीं कराया गया है तो वो क्या करती है, जो बड़ी बड़ी नेशनल
मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या करेगी, उन बायो रिसोर्स का यूज़ करेगी, ठीक है, बिना किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन, बिना किसी अथोराइज के, और उस कंट्री से भी जो है क्या नहीं लेगी, अथोराइज नहीं लेगी, किसी तरीके का कंपलसरी पेमेंट जो है नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से उनकी सामान की चोरी करना, एक तरीके से उन बायो रिसोर्सेज का चोरी करना, ठीक है। और फिर उनको अपनी ही कंपनी के अपने ही नाम से उनको बेचना कि ये हमने हमने इसका जो है डिस्कवर किया था, या हमारी जो ये कंपनी है ये प्रोडक्ट जो है बनाती है। तो इस तरीके से जो बायोप्रेसी हमारी की जाती है, एक तरीके से इसको चोरी करना कहते हैं, जो कि चोरी की जाती है। जैसे कि कोई चीज़ इंडिया में ही बनती है, इंडिया की ही पैदावाशी है, लेकिन क्या करते हैं जो हमारी विदेशी कंपनियां जो होती है उन उन चीज़ों को ले जाके वो अपने ही उनका जो है पैटर्न ले लेती है, उन पे उस पर उनका लीगल जो है हक हो जाता है। जैसा कि हमारा 1997 के अंदर अमेरिकन जो कंपनी थी जिन्होंने क्या ले लिया था, पैटर्न ले लिया था हमारी बासमती राइस के ऊपर, ठीक है। बासमती राइस जो कि हमारी ही जो इंडिया की जो है हमारी है, इंडिया की ही जो है हमारी क्रॉप है, जिसका जो पैटर्न है हमारी किसने ले लिया था, अमेरिकन कंपनी ने ले लिया था। और ऐसी हमारी बहुत सारी जो ट्रेडिशनल हर्ब्स होती है ना, जिनका मेडिसिन में यूज़ होता है, जैसे कि हमारी टर्मरिक, नीम, इन सब को जो है इस तरीके से बहुत सारी जो इनकी बायोप्रेसी की गई थी। इस तरीके की जो चोरी होती है उसको हम क्या कहा जाता है, बायोप्रेसी जिसको कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है यही ख़त्म होता है। और इस चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स है, जिसका शॉर्ट वीडियो है, जिसका लिंक है इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।